हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के क्वेश्चन नंबर 102 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था और आज के इस वीडियो में हम 103 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जितने क्वेश्चन देखे थे वो सभी घर में सॉल्व करके देखे होंगे और सभी आपसे बन गए होंगे। अगर आपको उन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 103 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अ टू स्पान कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, टू स्पान कंटिन्यूअस बीम ए बी सी इज सिंपली सपोर्टेड एट ए सी, ठीक है, एंड इज कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस बीम है ए बी सी का, ठीक है, जिसके एंड पे क्या लगा है, ए और सी उसके एंड है और एंड क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक, बोल रहा है स्पान ए बी इज 6 मीटर एंड स्पान बी सी इज 6 मीटर, द बीम कैरीज UDL ऑफ 2 टन मीटर ओवर द बोथ स्पान। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो है 6 मीटर और बी सी का जो लेंथ है वो भी है 6 मीटर। ठीक है, और दोनों ही स्पान पे 2 टन पर मीटर का UDL लगा हुआ है। EI इज कॉन्स्टेंट फॉर एंटायर बीम, द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी इन स्पान बी ए एंड बी सी वुड बी। ठीक है, बोल रहा है कि फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा बी पे। ठीक है, मतलब एम बी कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बीम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए यहाँ बी एम बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग 3 मोमेंट इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कंटिन्यूअस बीम के लिए हम लोग 3 मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से बीम दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये बीम दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, बोल रहा है ए सी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो ठीक है हम लोगों ने क्या किया है, ए और सी को सिंपली सपोर्टेड कर दिया, ये देखिए हिंज लगा दिया। ठीक है, अब देखिए UDL लगा हुआ है तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता है। ठीक है, हमें पता है कि पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर बनता है और जहाँ UDL होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसके हाइट कितनी होगी इस पैराबोला की। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, WL² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो जब हम लोग WL² बाई 8 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, देखिए W के जगह हम लोग रख देते हैं 2, ठीक है, L के जगह रख देंगे हम लोग 6, ठीक, और डिवाइड कर देंगे उसको 8 से तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब देखिए सेम ये जितना स्पान जैसा ये है उसी तरीके से BC भी है। ठीक है, सेम है, सिमेट्रिक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC में भी WL² बाई 8, मतलब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 9 इस पैराबोला की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, 3 मोमेंट इक्वेशन क्या होता है, MA इंटू L1, ठीक है, ये हमारा L1 है, प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L3 इज इक्वल टू -6 इंटू द ब्रैकेट A1 X1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस A2 X2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, A1 क्या है, इस वाले पैराबोला का एरिया, A2 क्या है, इस वाले पैराबोला का एरिया, X1 क्या है, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस और X2 क्या है, इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए पैराबोला का एरिया कितना होता है 2/3 B इंटू H। ठीक है, तो जो एरिया इस वाले पैराबोला का होगा वही एरिया इस वाले पैराबोला का होगा। ठीक है, तो हम लोग A1 A2 निकाल लेते हैं। ठीक है, B की जगह क्या रखेंगे 6 और हाइट कितना रखेंगे इसका 9। ठीक है, तो रख दिए तो कितना आ गया 36 मीटर स्क्वायर। L1 और L2 सेम है, ठीक है, 6 मीटर है तो यहाँ पर 6 मीटर रख दिए। इसका X1 कितना है, अगर ये 6 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 3, तो ये देखिए X1 X2 की भी वैल्यू आ गई 3। अब देखिए क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि अगर एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है, हिंज लगा हो या रोलर हो, तो आपके केस में क्या होता है, एंड में MA और MC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे MA और MC की जगह 0 पुट कर देंगे, तो जब सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, इन सभी वैल्यू को ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा MB का आंसर कितना आ जाएगा -9 टन मीटर। ठीक है, ठीक, अब ये तो टोटल MB पे निकला है। ठीक है, अब अगर हम लोग MBA करेंगे तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। MBC अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। BA निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर कुछ इस तरीके से बीम होता है तो बीम के
लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है, राइट साइड पे क्लॉकवाइज लगता है। एंटी क्लॉकवाइज के कारण नेगेटिव आ जाता है आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, देखिए ए ऑप्शन दिया था इसका 12, फिर 9, फिर 8, फिर 6, तो हमारा आंसर कितना आया, 9 आया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, ये देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, अ बीम विथ कैंटिलीवर आर्म बी सी, ठीक है, अ सपोर्टिंग अ फ्रीली सपोर्ट एंड स्पान सी डी शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स एट ए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें ILD की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे हम, ये देखिए मैं इसे कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो सपोर्ट है वो कैसा है, ये फ्रीली सपोर्ट है, ठीक है। मतलब अगर आप सामान्य भाषा में बोले तो एक तरीके से इसे समझ सकते हैं कि ये हिंज लगा हुआ है, इंटरनल हिंज लगा हुआ है, ठीक है, इंटरनल हिंज, ठीक। तो देखिए मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा बीम है, ठीक है। ये देखिए समझ लीजिए ये है हमारा AC और ये है CD, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये वाले हिस्से में क्या लगा है, इंटरनल हिंज लगा हुआ है। ओके, अब देखिए ये सिंपली सपोर्टेड है दोनों से, यहाँ इंटरनल हिंज लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है वो कि शेयर फोर्स एट ए। अब क्या करते हैं हम लोग ILD डायग्राम बनाने के लिए जिस सपोर्ट पे हमें निकालने बोलता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, यूनिट फोर्स लगा देते हैं। तो देखिए जब मैं इसमें यूनिट फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या है, ये इंटरनल हिंज लगा है, तो ये क्या है, मूवेबल है, इस तरीके से हो सकता है ये, ठीक है, ऐसा ऐसा जा सकता है, इस तरफ नहीं जा सकता, बट इधर नीचे जा सकता है और इधर ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ये मूव कर सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट डिफ्लेक्शन देता हूँ। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, तो मैं क्या किया, यहाँ यूनिट डिफ्लेक्शन दिया। तो जैसे ही मैं यूनिट डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है, यहाँ यूनिट फोर्स अप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकली हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, मैं जैसे ही फोर्स लगाऊंगा इस वाले पॉइंट पे तो ये 1 यूनिट ऊपर गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, जहाँ हम लोग पढ़े थे ILD का रूल पढ़े थे कि अगर जिस सपोर्ट पे हम लोग यूनिट डिफ्लेक्शन देते हैं तो बाकी के सारे सपोर्ट पे वैल्यू कितनी हो जाती है, फोर्स की 0 हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इंटरनल हिंज क्या हो जाता है, इंटरनल हिंज ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये इंटरनल हिंज है, ठीक है, तो क्या आएगा, वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। इसको ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा और ये इस तरीके से, ठीक है। ये B था, ये 0 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर इंटरनल हिंज की वैल्यू है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को फाइंड करनी है, ठीक, ये वाला हाइट को फाइंड करना है, ठीक। ये तो मुझे पता है कि L/4 है, ठीक है, ये मेरा कितना था, L था। अब देखिए अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिमिलर एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल का और ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है हमारा 1, बेस कितना है L, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल का हमारा हाइट कितना है x, बेस कितना है L/4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4, और जब 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, ये देखिए जिस तरीके का मैंने बनाया है, ये देखिए ये वाला डायग्राम से मैच होना चाहिए, तो ये वाले डायग्राम से ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा A, 104 का आंसर आ जाएगा हमारा A, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 105 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L, ठीक है। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड जिसका स्पान L है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी बताइए, कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है, एंड फ्लेक्चरल रिजिडिटी EI ड्यू टू सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसका स्पान है L और उसमें एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो उसके लिए हमें स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी का कि हम लोग कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का बोल रहा है हमें, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है। L का उसका लेंथ है, ठीक है, मिड पॉइंट पे लगा तो कितने में बढ़ जाएगा ये L/2 पे, ठीक है। मिड पॉइंट पे क्या लगा है मेरा, W का लोड लगा है। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कुछ भी चीज़ हो तो सबसे पहले RA RB की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैं समेशन ऑफ FY किया,
आर ए प्लस आर बी, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। फिर क्या किया, मोमेंट अबाउट बी ले लिया, बी के अबाउट मोमेंट लिया तो मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक। अब देखिए ये क्योंकि इसलिए ये चीज़ें आपसे बननी चाहिए, ठीक है, आर ए आर बी निकालना तो आ ही जाना चाहिए। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेक्शन कट करूँगा, ठीक। ये वाला जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा जो स्पान है ए और ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं एक स्पान कट करता हूँ, ठीक। ये मेरा है, इसको मैं मानता हूँ बी, इसको मैं मानता हूँ सी, ठीक है। तो ये हमारा आर ए और आर सी आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी पे एक सेक्शन कट करता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट किया मैंने, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एम एक्स मतलब मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स किया, तो कितना आ गया उसका वैल्यू WX/2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, ये देखिए जब स्ट्रेन एनर्जी हमें निकालनी होती है फ्लेक्चर या एक्सियल फोर्स के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए जब हमें निकालना रहता है स्ट्रेन एनर्जी, तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पूछता है तो स्ट्रेन एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर केस कौन सा है, बेंडिंग, ये देखिए फ्लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेंडिंग का केस यूज़ करेंगे, तो बेंडिंग के लिए हमारा कितना आता था, स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू ये 1/2 √m²/EI, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, ये देखिए क्या लिखे, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ mx² डिवाइडेड बाई 2EI dx, ठीक है। तो यहाँ पर mx की वैल्यू को रख देंगे, तो ये देखिए जैसे ही मैंने mx की वैल्यू यहाँ रखी तो अभी हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, AB के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया UAB हमारा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे सारे वैल्यू को रख करके, फिर इसमें लिमिट क्या रखेंगे L/2, क्यों, क्योंकि यहाँ से A से B के लिए निकाल रहे हैं AB स्पान में, तो लिमिट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, L/2 है, तो 0 to L/2 इसकी लिमिट रखेंगे, ओके। तो ये देखिए हमारा UAB आ जाएगा इतना, ये हम लोगों ने UAB कैलकुलेट कर लिया इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब देखिए जैसा UAB है सेम सेक्शन कैसा है, BC, सिमेट्रिक है ये सेक्शन, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, BC पे भी मैं सेक्शन काटूंगा, तो अब चूँकि ये सिमेट्रिक है यहाँ भी मैं एक सेक्शन काटूंगा, AB पे निकाल लेने के बाद BC पे मैं एक सेक्शन काटूंगा। अब चूँकि सेक्शन जो है हमारा सिमेट्रिक है इसलिए जितना AB का वैल्यू आया है उतना ही BC का आएगा, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ UAB इज इक्वल टू UBC, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी एट AB प्लस स्ट्रेन एनर्जी एट BC, ठीक है। तो ये देखिए हमारा AB पे कितना आया था, इतना W²L³/192EI, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जितना UA है उतना ही, जितना हमारा स्ट्रेन एनर्जी AB स्पान पे आया है उतना ही BC स्पान पे आएगा, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 2 और 192 को कट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा इस वैल्यू W²L³/98EI, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा 105 का आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए तो हमारा गलत होगा क्योंकि हमें पता है कि डिवाइड में 96 आएगा, ओके। बी भी गलत होगा। अब देखिए सी और डी है, तो देखिए यहाँ पर सी और डी में डिफरेंस क्या है, W² यहाँ L² किया है और हमारा आंसर किस में आया है, ये देखिए हमारा आंसर आया है W²L³/98EI। तो देखिए ये वाला तीसरा आंसर भी गलत हो गया, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है, W²L³/96EI, ओके। अब देखिए 106 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है 106 नंबर का क्वेश्चन, इन अ 2 hinge आर्च an increase in temperature induced, ठीक है, no bending moment in the arch, uniform bending moment in the arch rib, maximum bending moment at the crown and minimum bending moment at the crown, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि एक 2 hinge आर्च है, ठीक है। इस 2 hinge आर्च में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके कारण कौन से इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं इसे, ये देखिए ये मेरा 3 hinge आर्च है, ये 2 hinge आर्च है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि टेम्परेचर इफेक्ट, जब टेम्परेचर के कारण
क्या क्या इफेक्ट पड़ता है 3 हिंज आर्च और 2 हिंज आर्च में। तो पहले 3 हिंज आर्च का देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। 3 हिंज आर्च इज अ statically determinate structure, then due to temperature change no stress develop anywhere in the structure। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 3 हिंज आर्च में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण कहीं पर भी, टेम्परेचर चेंज के कारण पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसके बेंडिंग मोमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बेंडिंग मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, टू हिंज आर्च इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है 2 हिंज आर्च, और कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेट होता है, 1 डिग्री से। ठीक है, हैंस देयर इज स्ट्रेस इन डेवलप, हैंस देयर इज स्ट्रेस इज डेवलप इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर चेंज के कारण इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, अब स्ट्रेस डेवलप होगा मतलब इसके बेंडिंग मोमेंट में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा असर पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीजेज। ठीक है, 3 हिंज आर्च में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है हमारा 3 हिंज आर्च। यहाँ इंटरनल हिंज लगा होता है, यहाँ सब सिंपली सपोर्टेड हिंज लगा होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ये वाला जो है, ठीक है, तो थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। ये देखिए ये जो क्राउन के हाइट है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा हमारा। 2 हिंज आर्च में क्या बोल रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीजेज एंड द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द क्राउन। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है मतलब बेंडिंग मोमेंट में कोई ना कोई चेंज आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ, क्राउन पे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया है। नो बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिब, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिब, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा, ये देखिए हमारा ऑप्शन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने ये चीज़ें देखी थी तो इससे हमें पता चलता है कि सेम क्वेश्चन से और भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ ऑप्शन में दे दिया था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन, हो सकता था यहाँ ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर 2 हिंज आर्च में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो हमसे पूछता कि 2 हिंज आर्च में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे क्या असर पड़ता है, तो हम क्या लिखते कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज हो जाता। ठीक है, और अगर ये पूछता कि 2 हिंज आर्च की जगह यहाँ पर 3 हिंज आर्च पूछता तो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, और बेंडिंग मोमेंट पे क्या असर पड़ता, कोई बेंडिंग मोमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमारे, ये देखिए जो हमने ये समझा है इससे हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो ये देखिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये सारे मेथड यूज़ होते हैं, मैकॉलेस मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, केनिस मेथड और मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोज यूज फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन चारों मेथड में से कौन से मेथड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉलम एनालॉजी मेथड और केनिस मेथड। ठीक है, हमारे जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कॉलम एनालॉजी मेथड है और केनिस मेथड है, ये सारे मेथड किसके लिए काम आते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉलम एनालॉजी मेथड और केनिस मेथड दिया हुआ है। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग ट्रस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 और 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 107 का, 107 का हमारा आंसर आ जाएगा सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 108 नंबर का। ये देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है 108 में, अ फिगर शोन एज फ्रेम एनालाइज बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, बोल रहा है कि एक फ्रेम दिया है, इसमें ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एनालाइज होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए मेंबर GF, GH और GD पे। ठीक है, GF मेंबर कौन सा है हमारा, ये वाला है, GH मेंबर कौन सा है, ये है, और GD मेंबर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, GF में I सेम है, GH में I का वैल्यू I1 दिया हुआ है, और GD में देखिए GD की लेंथ कितनी दी हुई है 2L और I की वैल्यू कितनी है 2I। ठीक है, तो ये GD में लेंथ और हमारा I का वैल्यू चेंज हुआ है, और बाकी GF और GH में कितना है, I का वैल्यू 1 है और लेंथ कितना है LL। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना देखते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टिफनेस। ठीक है,
तो देखिए रिलेटिव स्टिफनेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू क्या होती है, अगर फार एंड फिक्स होता है तो हम क्या लेते हैं I/L, और अगर फार एंड हिंज होता है तो हम क्या लेते हैं 3/4 I/L। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं GF को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिक्स आएगा, ये फ्रेम है। ठीक है, इसका एंड क्या है, ये फिक्स एंड है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें पता है फिक्स जहाँ होता है वहाँ उसकी स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आती है I/L, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर I/L। अब मैं GH पे चलता हूँ। GH भी क्या है, फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो फिक्स में क्या लिखते हैं हम लोग I/L, तो ये देखिए मैंने I/L लिख दिया। अब GD पे चलते हैं। ठीक है, GD में भी फिक्स मानते हैं, ठीक है इसे। ठीक, तो ये भी फिक्स सपोर्ट है चारों तरफ से, है ना। तो इसमें देखिए ये फिक्स सपोर्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टिफनेस की वैल्यू I/L। अब यहाँ I कितना दिया हुआ है 2I, और L कितना दिया हुआ है 2L, तो ये देखिए मैंने लिख दिया 2I/2L। ठीक है, तो 2 कट जाएगा तो कितना आएगा I/L। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्टिफनेस। ठीक है, ये जितने स्टिफनेस की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3I/L। अब हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, K डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ K। तो क्या करेंगे, ये K की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 3I/L से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/3। और तीनों में ही I/L आया है K का वैल्यू, तो तीनों में ही आंसर कितना आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का 1/3, 1/3 और 1/3। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कितना आया है सारों का वैल्यू 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर का। अब क्या बोल रहा है, द फ्रेम शोन इन फिगर, ये एक फ्रेम दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, 1 अननोन रिएक्शन कंपोनेंट। ठीक है, 2 अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स, 3 अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स और 4 अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स। अब बोल रहा है कि ये हमारा फ्रेम दिया हुआ है, इसमें अननोन कंपोनेंट्स कितने होंगे। तो ये देखिए ये फिक्स है, ये देखिए ये सपोर्ट जो है वो हमारा फिक्स है। तो यहाँ क्या क्या आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। ठीक है, एक मोमेंट आएगा। वैसे ही सेम चीज़ इस तरफ भी होगा, तो कितने अननोन हो गए हमारे, यहाँ इस सपोर्ट पे 3 अननोन, इस सपोर्ट पे 3 अननोन, तो टोटल अननोन कितने हो गए हमारे 6 हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6 अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स। ठीक है, हमें कितने अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स मिलेंगे यहाँ पर 6। ठीक है, इस फ्रेम में क्योंकि फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, फिक्स सपोर्ट पे कितने अननोन रिएक्शंस आते हैं 3, दोनों एंड फिक्स है, तो 3 + 3 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 20 ड्यू टू मूविंग UDL ऑफ 4 टन मीटर स्पान एंड ओवर 5 मीटर इज। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान कितना है 20। ठीक है, अब इसमें एक लोड लग रहा है UDL जिसका इंटेंसिटी कितना है 4 टन पर मीटर। अब स्पान कितना दिया हुआ है इसका 5 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है, ये कौन सा वाला केस आ गया हमारा। ठीक है, UDL इज़ लेसर देन द स्पान। ठीक है, हम लोगों ने 2 केस पढ़ा था ILD में, व्हेन द UDL इज़ लॉन्गर देन द स्पान एंड व्हेन द UDL इज़ लेसर देन द स्पान। तो ये वाला केस कौन सा आ रहा है, लेसर देन द स्पान। क्यों, क्योंकि बीम का लेंथ है 20 मीटर और UDL का लेंथ कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए ये मैंने बीम बना लिया है। ठीक है, 20 मीटर का है। ठीक, अब UDL कितना बोल रहा है, UDL की इंटेंसिटी कितनी है हमारी 4 टन पर मीटर। ठीक है, और कितना लेंथ दिया है 5 मीटर का लेंथ है। अब मुझे क्या करना है, कोई सेक्शन तो दिया नहीं है। ठीक है, कोई सेक्शन हमें दिया नहीं है कि इतने मीटर के सेक्शन पे हम लोगों ने काटा, उतने मीटर के सेक्शन पे हम लोगों को UDL बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, UDL को मिड पॉइंट पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक, तो हमारा अब देखिए जैसे ही मिड पॉइंट वर्ड आया तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि UDL कहाँ होगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब अगर UDL मिड पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा, मिड पॉइंट में आएगा। ओके, अब देखिए ये 4 मीटर के UDL को मुझे इस बीम पे इस तरीके से रखना है कि UDL का लेंथ और बीम का लेंथ इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये लेंथ कितना होगा इसका, ये 20 मीटर है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा 10 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा 10 मीटर। ठीक, अब मैंने बताया था कि अगर ऐसा केस आता है लेसर देन द स्पान, और आपको पता होना चाहिए कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब मुझे UDL को ऐसे रखना है कि इस पॉइंट के इस तरफ कितना लेंथ आना चाहिए UDL का और इस तरफ कितना लेंथ आना चाहिए UDL का, कि
यूडीएल का लेंथ और बीम का लेंथ जो है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट निकालते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। एसी के लिए निकालते हैं कि एसी लेंथ पे कितना हमारा यूडीएल का लेंथ आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यूडीएल का लेंथ इंटू ये वाला लेंथ, हमारा ए का लेंथ 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है 20। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँ, सेम चीज़ मैं बीसी के लिए करता हूँ, तो लेंथ तो सेम है 10 मीटर ही है, तो बीसी की भी वैल्यू कितनी आएगी 2.5 ही आएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस यूडीएल को ऐसा रखूँगा कि इस मिड पॉइंट से इसका 2.5 हिस्सा इस साइड आए और 2.5 मीटर का हिस्सा इस साइड आए, ठीक है। तो चलिए जी मैं इसको रख देता हूँ। तो मैं ऐसा रख रहा हूँ इसको यूडीएल को, ये 5 मीटर का यूडीएल ऐसा रखाया है कि ये 2.5 आएगा ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक 2.5, ठीक है। इस 5 मीटर का जो लेंथ है इसमें 2.5 का लेंथ इस पॉइंट के राइट साइड में आया और 2.5 का लेंथ इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में आया, ठीक है। अब चलिए, हमें पता है कि जब हमें किसी भी स्ट्रक्चर का जब हमें वो बनाना रहता है, बीम का हमें ILD डायग्राम बनाना रहता है फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस सेक्शन पे निकालना रहता है वहाँ एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचे ऐसे जिस सेक्शन पे बनाना रहता है वहाँ, ठीक। और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, इस पॉइंट की वैल्यू आती है AB/L, ठीक है। A कितना है इसमें 10, B कितना है 10, ठीक है। ये देखिए ये A 10 है, ये B 10 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल L, तो 20 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉप करता हूँ। ये देखिए ये यूडीएल जहाँ से था इसको मैं ऐसे इस तरीके से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो यूडीएल के लिए हमें पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू एरिया अंडर द लोड, ठीक है, एरिया अंडर द यूडीएल, ठीक। तो अब मेरा लोड कितना दिया हुआ था, लोड का इंटेंसिटी दिया हुआ था 4 टन पर मीटर, ठीक है। तो 4 किया। अब मेरे को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप बन रहा है, ये कुछ ट्रेपोसाइडल सा शेप बन रहा है ये वाला, ठीक है। और पॉइंट के इस तरफ भी ट्रेपोसाइडल सा शेप बन रहा है, सेम आएगा। इसकी लेंथ कितनी है, ये 2.5 है, और इसकी लेंथ कितनी है 2.5 है, ठीक है। अब मुझे ये वाला इसका लेंथ पता है, ठीक है, ये वाला लेंथ मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा कि हमें सेम ट्रायंगल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है बड़े वाले ट्रायंगल की 10 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 5, ठीक है। अब देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल का लेंथ कितना है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है 10 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं x, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसकी हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.75, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए सेम एंगल ट्रायंगल फार्मूले से। पहले क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का लेंथ और हाइट, लेंथ डिवाइडेड बाई हाइट डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कर देंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल का लेंथ डिवाइडेड बाई हाइट, तो हमारा ये वाला हाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लोड इनटू एरिया अंडर द लोड, ठीक है। ये तो हमारा लोड कितना है 4। अब ये ट्रेपेजॉइडल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू द ब्रैकेट ये वाला हाइट A और ये वाला हाइट B, ठीक है। तो वही वाला चीज़ मैं लगा देता हूँ यहाँ ट्रेपेजॉइडल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार इस ट्रेपेजॉइडल के लिए एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा और एक बार इस वाले के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं लगा दिया ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल के एरिया का फॉर्मूला। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 87.5 टन मीटर, ठीक है। और आया कहाँ पर है, मिड पॉइंट पे आया है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है 87.5, ये देखिए हमारा आंसर कितना है 87.5 टन मीटर, 87.5 टन मीटर एट द मिड पॉइंट। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सही डी, ठीक है। तो 1010 का आंसर आ गया हमारा डी। अब देखिए क्या पूछ रहा है 111 में, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ 2 हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान L एंड द राइज H विल बी शोन इन फिगर, ठीक है। बोल रहा है कि 2 हिंज आर्च है, ठीक है, ये 2 हिंज आर्च है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है L है
और राइज कितना दिया हुआ है, ये राइज बोलते हैं इसको, ये दिया हुआ है हमारा h। तो पूछ रहा है कि इसके लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी और इसका डायग्राम कौन सा बनेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन ABCD। तो देखिए हम लोगों ने जब हॉरिजॉन्टल, ये देखिए जब हम लोग हिंज के बारे में पढ़े थे तो मैंने बताया था कि 3 हिंज आर्च होता है डिटर्मिनेट, 2 हिंज आर्च होता है इनडिटर्मिनेट बाई 1 डिग्री। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है 3 हिंज आर्च का L/4h, और 2 हिंज आर्च का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है 25/128 L/h। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए 3 हिंज आर्च के हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए हमारा ILD डायग्राम क्या बनता है, लीनियर, कुछ इस तरीके से। और 2 हिंज आर्च के लिए हमारा ILD डायग्राम किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से, पैराबोलिक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए। और मैंने बताया था कि व्हेन UDL इज लोडेड इंटायर स्पान, 3 हिंज आर्च में अगर UDL इंटायर स्पान पे लोड होगा तो बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शेयर 0 हो जाता है। और ये वाला केस 2 हिंज आर्च के लिए भी सेम होता है। ठीक है, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, जब मैंने इसे पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है इसकी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो थर्ड पॉइंट था, सेकंड और थर्ड पॉइंट से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि 2 हिंज आर्च है, उसमें ILD डायग्राम क्या होगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए। तो देखिए 2 हिंज आर्च के लिए हमारा ILD डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरीके से। वैल्यू कितनी होती है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की 25/128 L/h। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, ILD डायग्राम फॉर 2 हिंज पैराबोलिक आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए ILD डायग्राम क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है। ठीक है, और वैल्यू कितनी आती है उसकी 25/128 L/h। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 111 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 111 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी इस क्वेश्चन को, जितना आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसे घर में प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, बना करके देखिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आकर के आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को बना करके देखिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट पूछिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 112 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।